31 जुलाई सन 2012, कोकराझार, असम। यह दिन भारतवर्ष के इतिहास में काले अक्षरों से लिखा गया था। चारों तरफ कोहराम मचा हुआ था। प्रकृति के विरल रूपों में ये एक रूप सबसे भिन्न था, जिसमें कहीं खून की नदियां बहती दिखाई दे रही थी तो कहीं लाशों के विशाल पर्वत। ये लड़ाई असम के आदिवासी बोडो और बांग्लादेशी मुस्लिमों के बीच थी। लड़ाई का मुख्य कारण दोनों समुदाय के बीच आपसी मतभेद था, जिसे हिंसा का साकार रूप किसी और ने दिया। इस लड़ाई का हर्जाना दोनों समुदाय के साथ तमाम ऐसे लोगों को उठाना पड़ा जिनका इस लड़ाई से कोई सीधा ताल्लुकात नहीं था। मुझे माफ कर दो भैया। मुझे माफ कर दो भैया। मैं गलती से आ गया, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो भैया, मैं गलती से आ गया। मुझे तलाशी लो माफ उसकी। कर दो भैया। कुछ नहीं इसके पास। भैया मैं ना ही कोई बोडो हूँ और ना ही कोई बांग्लादेशी मुस्लिम। हम कैसे मान लें कि तू सही बोल रहा है? मैं अभी साबित कर देता हूँ भैया। ये देखो भैया, मैं एक मामूली सा व्यापारी हूँ। मेरा सुपारी का तो का धंधा है। मैं यहाँ से सुपारी ले जाकर यूपी में बेचता हूँ और ये उसकी सारी रसीद है। अरे ओ कन्या राशि, तेरे रोने से यहाँ किसी का दिल नहीं पसीजने वाला। इतने पहले ही मर चुके हैं, एक दो की और बलि चढ़ेगी तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चल जा, उस कोने में बैठ जा। हम भी तेरे जैसे हैं, तुझे कुछ नहीं करेंगे। तुलसी पानी दे से। नाम क्या है तेरा? जी राम सा है। कब से आ रहा है यहाँ पर? जी 2005 से। 2008 के दंगों में कहाँ था? जी तो मेरी ट्रेन छूट गई थी, इस वजह से बच गया था। कोई बात नहीं, इस बार नहीं बचेगा। जिनके साथ काम करता है वो कौन है? बांग्लादेशी, मुस्लिम या बोडो? जी बोडो। तू उनका आदमी तो नहीं है? जी बिल्कुल नहीं। कैसी बात कर रहे हैं भैया? अभी रेडियो भी न्यूज आई है, 44 लोग मारे जा चुके हैं। ये आग इतनी जल्दी नहीं बुझेगी। भैया अभी मेरी आंखों के सामने पूरे मुस्लिम परिवार को जिंदा जला दिया।
4 जुलाई को 4 बोडो स्टूडेंट मारे गए थे, जिसमें 2 स्टूडेंट लीडर थे। तब से ये हंगामा बढ़ा है। 19 तारीख तक 4 मुस्लिम मारे जा चुके थे। उसके बाद मुस्लिमों ने भी उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। 20 जुलाई को 4 बोडो को मारकर पूरा बदला चुकता किया। किसी ने किसी से कोई बदला चुकता नहीं किया। ये वो बेवकूफ लोग हैं जो पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हैं। क्या रवि भाई, तुमको ये सीधा सा मसला समझ नहीं आ रहा है? उन बोडो आदिवासियों की जमीन पर वो घुसपैठिए बांग्लादेशी अपना कब्जा जमा रहे हैं। इसी वजह से उन बोडो आदिवासियों की उनसे रंजिश है। भाई, तुम्हारी जमीन पर कोई दूसरा आकर राज करेगा तो तुमको क्या अच्छा लगेगा? ऊपर से उनकी नौकरी और व्यापार में भी अपना जमा रहे। मेरी समझ से तो उनका खुन्नस खाना जायज है। उनकी खुन्नस खाने का क्या फायदा होगा? लड़ाई, दंगा फसाद या मारकाट? कम से कम अपना अधिकार तो पालेंगे। अधिकार? किस अधिकार की बात कर रहे हो तुम? जरा इतिहास पर नजर दौड़ाओ। ये लड़ाई आज की नहीं, 1952 से चलती आ रही है। 1983 के नेली दंगों में 3000 से ज्यादा मुस्लिम और आदिवासी बोडो मारे गए। किसे अधिकार मिला इस लड़ाई का? बोडो को या मुस्लिम को? आज 30 साल बाद ही वही मारकाट चल रही है और तुम अधिकार की बात कर रहे हो। ये बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। बाहर क्या चल रहा है? कुछ पता ही नहीं लग पा रहा। कुछ लोगों ने राजधानी एक्सप्रेस पर पत्थर चला दिए। इस वजह से पूरा ट्रांसपोर्टेशन रोक दिया गया है। इसी की कमी थी। अब बैठे रहो हाथ पे हाथ धर के। सरकार भी तो इतनी लापरवाह है, आम जनता की कोई फिक्र नहीं। इतना समय गुजरने के बाद भी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं हो पाया जिससे स्थिति को कंट्रोल में किया जा सके। 400 से ज्यादा गांव बर्बाद हो गए, पर सरकार के कान में जूं तक नहीं रहेगा। इन बांग्लादेशियों को यहाँ शरण देने वाली हमारी सरकार ही है, तो उन्हें किस मुंह से रोकेगी? वहीं असम के मुख्यमंत्री कार्यालय में जब मंत्री जी के पीए ने मंत्री जी से असम राइट्स पर इमरजेंसी मीटिंग के लिए बोला, तो मंत्री जी ने जवाब दिया, मेरे पास क्या एक काम रह गया? उस टेलीकम्युनिकेशन वाले को भेजिए, हमें अपने बच्चे का भविष्य भी देखना है। पता नहीं यहाँ कब तक फंसे रहेंगे। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बाहर क्या चल रहा है कुछ खबर ही नहीं। बाहर निकले तो निकले कैसे? अरे राम साहब, तुम किस रास्ते यहाँ तक पहुंचे? रास्ते में तुम्हें कोई मिला तो नहीं? बाहर के क्या हालात हैं? भाई साहब, हालात बहुत खराब। चारों तरफ कहर बरस रहा है। मैं यहाँ किस तरह पहुंच पाया हूँ ये मैं ही जानता हूँ। अभी यहाँ से निकलना खतरे से खाली नहीं। घरों में, फसलों में, हर जगह आग लगी हुई है। यहाँ तक कि मिट्टी का रंग भी खून से लाल हो गया है। भलाई इसी में है 2-3 दिन यहीं छुपे रहे। और अगर किसी को ये खबर लग गई कि हम यहाँ हैं, फिर तो यहाँ से भागना ही पड़ेगा। मुसीबत के सिर पर आने पर भागने के अलावा कोई चारे नहीं। मेरे ख्याल से हमें 2-3 दिन और यहाँ रुकना चाहिए। सही मौका मिलते ही हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। ज्यादा समय तक किसी एक जगह टिके रहना मेरी समझ से ठीक नहीं है। मैं अमर की बात से सहमत हूँ। फिलहाल बारिश खत्म होने से पहले हम कहीं भी नहीं निकल सकते। कुछ लोग किसी को मार रहे हैं। तू पीछे हट के भी तुझे देख न ले। वो लोग पुल के उस पार जा रहे हैं। अरे राम साहब, तुम्हारे घर में कौन कौन है? जी मैं, मेरी बीवी और 2 छोटे छोटे बच्चे। इतना छोटा सा परिवार है तो यहाँ धंधा करने क्यों आए? वही धंधा करते, 3 वक्त की रोटी तोड़ते, भगवान का नाम जपते, पैसों के लालच में आकर फंस गए ना चंगुल में। तुम भी तो आगरा के रहने वाले हो, फिर यहाँ काम करने कैसे आ गए? भाई मेरे साथ तो मजबूरी थी। 2 साल पीछे की तैयारी करी पर सिलेक्शन नहीं हुआ। घर के हालात ठीक नहीं थे, घर से और पैसे मांग नहीं सकता था। मेरा एक दोस्त कोकराझाड़ में रहता था, मैं उसके घर आ गया। बैंक क्लर्क के एग्जाम दिए और बैंक में क्लर्क लग गया। और अचानक हुए इस हादसे के कारण तुम्हारे बीच बैठा हूँ।
यार घर वालों की बहुत फिक्र हो रही है। फिक्र तो उन्हें हो रही होगी, तेरी, जो तू यहाँ फंसा है। यार घर पे मैं ही एक कमाने वाला हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो उनकी देखरेख कौन करेगा? ऊपर वाले पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। मेरा दोस्त बता रहा था कि ये कुछ पैठिए बांग्लादेशी, फौजी जैसी कई आतंकवादी संगठनों की खबर खुफिया एजेंसी को देते हैं। इसी वजह से इन्हें हिंदुस्तान में पनाह दी जा रही है। हिंदुस्तान में एक ही बात को 4 नजरियों से देखा जाता है। तुमने बोला कि ये घुसपैठिए आतंकवादी संगठनों की खबर हमारी खुफिया एजेंसी को देते हैं। इसी तरह किसी ने मुझे बताया कि इन घुसपैठियों की वजह से हमारी राजनीतिक पार्टियों का वोट बैंक बढ़ रहा है। इसी तरह लोगों ने कई धारणाएं बना ली है और कुछ भी नहीं। कुछ सेक्युलर मीडिया और राजनीतिक संगठनों ने इन दंगों को सांप्रदायिक दंगे की संज्ञा दे दी है। लोगों ने इस बात को स्वीकारा है, यहाँ तक कि सीएम साहब ने भी इस बात को माना है कि मारे जाने वाले लोगों में कुछ 10-12 बोडो को छोड़कर बाकी सारे मुस्लिम थे। और तुम किस बिहाफ पे कह सकते हो कि सांप्रदायिक दंगे नहीं है? रीजन है, क्योंकि आज के समय में लोगों के पास इतना समय नहीं है कि राह चलते किसी को टाइम बता सके, तो इन दंगे और मारपीट में पड़कर वो अपना वक्त क्यों जाया करेंगे? इन सब घटनाओं के पीछे किसी और का भी तो हाथ हो सकता है, जैसे पाकिस्तान। एग्जैक्टली, मैं भी तुमको यही बताने की कोशिश कर रहा था। ऐसा जरूर कुछ हो सकता है जो हमारी पीठ पीछे हो रहा हो और उसकी भनक हमारे कानों तक ना पहुंच पा रही हो। तो क्या ये पहले से तय सोची समझी साजिश है? हो सकती है, पर ये कौन करा रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है, इसका आइडिया मुझे भी नहीं। चीफ मिनिस्टर साहब के पास 2 वरिष्ठ नेता गए थे, उन्हें इस घटना से अवगत कराने, हिंसा को रोकने और सुरक्षा बल को बढ़ाने की मांग भी करी थी। फिर क्या मिनिस्टर साहब के पास क्या केवल यही काम है? उन्होंने तो बोल दिया हाँ हाँ देखेंगे। तब से उन नेताओं की अर्जी ठंडे बस्ते में पड़ी है। इस देश का क्या होगा जहाँ चपरासी से लेके मिनिस्टर तक सब करप्ट है। हाँ, तुम्हारी बात 16 आने सच है। अगर आंकड़े देखे जाएं तो उनसे तो केवल एक ही बात सामने आती है कि मारे जाने वाले लोगों में मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है। इसका तो साफ साफ यही मतलब हुआ कि बोडो आदिवासियों को कहीं से मदद मिल रही है। इनका साथ बीएलटी के पूर्व आतंकी दे रहे हैं और कुछ पॉलिटिशियन भी इन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। जैसा कि सुनने में आया है, चिराग जिले के सब इंस्पेक्टर जब फोन पर मुस्लिम अप्रवासियों के घर जलाने की रिपोर्ट दर्ज कर रहे थे, तभी उन पर गोलीबारी शुरू हो गई। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि बदमाशों ने क्लैशनिकोव और ऑटोमेटिक पिस्टल का उपयोग किया। इससे साफ जाहिर होता है कि आतंकी संगठनों का हाथ इनके सिर पर है। इन सब बातों से तो एक बात साफ नजर आती है कि आतंक फैलाने में बोडो समुदाय का हाथ मुख्य रूप से है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, अल्लाह के लिए दरवाजा खोलो, या अपने भगवान के लिए दरवाजा खोलो, दरवाजा खोल दो प्लीज। तुम्हारे घर में भी तो माँ बहन होगी, अगर आज वो मेरी जगह होती तो हम इनका दरवाजा नहीं खोलते। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे घर वालों का वास्ता, प्लीज मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो। लगता है लड़की को मार के छोड़ गए। तुम लोग का जमीन है कि नहीं? एक लड़की तुमसे अपनी जान की भीख मांग रही है और तुमसे इतना नहीं हो सका कि उसे थोड़े समय के लिए पनाह दे दो? तुम लोग के सीने में दिल नहीं, पत्थर है। यार रवि, अगर हम उस लड़की की जान बचाने जाते तो हम अपनी जान से हाथ धो बैठते। अगर उस लड़की की जगह तुम्हारी माया बहन होती तब भी तुम ये कहते। देखो रवि, तुमको अगर अपनी जान जोखिम में डालने का शौक है तो जरूर डालो, पर तुम्हारी वजह से हम अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। देख रवि, तेरी बात भी सही है, पर हम क्या करें? हमें भी तो अपना घर चलाना है। हमारे पीछे कौन है जो नहीं दिखेगा? अपने आप को संभाल मेरे भाई। मेरे ख्याल से अब इन फिजूल की बातों को किनारे कर यहाँ से बच निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। इस घर से आधा किलोमीटर की दूरी पर एक पुल है। पुल के नीचे का नहर का पानी सूखा है। पुल के नीचे से ही पुल पार किया जा सकता है। पुल पार करने के बाद आगे एक छोटी सी बस्ती है।
यहाँ पे आगजनी हुई थी इसलिए खाली है। हमारा अगला स्टॉप यही बस्ती है। बस्ती के पास में ही एक रेलवे क्रॉसिंग है। कुछ दिन इस बस्ती में रहने के बाद हम यहाँ से ट्रेन पकड़कर भाग सकते हैं। आइडिया तो अच्छा है, पर हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि आधा किलोमीटर पुल की दूरी को हम पार कैसे करेंगे। इसलिए हम यह काम शाम को करेंगे और एक एक करके जाएंगे। ठीक है, अभी घड़ी में 4 बज रहे हैं। हम 6 बजे से निकलना शुरू करेंगे। ठीक है। छह बज चुके हैं। सबसे पहले मैं निकलता हूँ। ठीक है। दोस्तों, अगर जिंदगी रही तो दोबारा फिर मिलेंगे। तुलसी, अमर, रवि और राम सहाय, इन सभी लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि हत्यारे कौन थे। इन्हीं की तरह ऐसे कितने लोग हैं जो इस हिंसा के शिकार हो रहे हैं। इस रक्त रंजित घिनौनी घटना को अंजाम देने वाले कुछ कुटिल नीति में पारंगत राजनीतिज्ञ, कुछ आतंकी संगठन और हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, जो अपने फायदे के लिए ये सब कर रहा है। और हमारी आम जनता इनके इस शिकंजे में फंसकर अपने ही भाइयों को कत्ल कर रही है और अपनी ही माँ बहनों की इज्जत लूट रही है।